न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी संपत्ति मामले में 3 साल की सजा वाला कानून रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3, 2 और 2016 में इसमें हुए संशोधन को असंवैधानिक ठहराया। देश में बढ़ते कालाधन को रोकने और अपनी संपत्ति को छिपाने के मामले में रोक लगाने के लिए बेनामी संपत्ति कानून लाया गया था। इस कानून को और सख्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2016 में संशोधन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि बेनामी संपत्ति किसे कहते हैं, क्या है ये कानून और ऐसी क्या समस्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करना पड़ा। इस कानून को जानने से पहले बेनामी संपत्ति को समझ लीजिए। आसान भाषा में बेनामी संपत्ति वो प्रॉपर्टी होती है जो खरीदता कोई है और नाम किसी और की होती है। इस तरह के संपत्ति के वास्तविक मालिक का नाम छिपाया जाता है। जैसे कई लोग अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किसी रिश्तेदार, पत्नी, बच्चों के नाम कर देते हैं। आय से वास्तविक छिपाने के लिए ऐसा किया जाता है। संपत्ति जिसके नाम की जाती है उसे बेनामदार कहते हैं। बेनामी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने पर भुगतान के रूप में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जाता। इस तरह के मामले में कार्रवाई होने पर बेनामी लेन देन से जुड़े दोनों पक्षों को जिम्मेदार बताया जाता है। बेनामी संपत्ति कई तरह की हो सकती है। ये मकान के रूप में हो सकती है, ये गहने के रूप में भी हो सकती है। अब समझते हैं क्या कहता है बेनामी संपत्ति कानून। वर्तमान में जो बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध कानून 2016 है, वह कहता है कि उस संपत्ति को बेनामी समझा जाता है जो किसी गलत फर्जी नाम से खरीदी गई है। इसके अलावा अगर उसके मालिक को ही संपत्ति के असली मालिक की जानकारी न होने पर भी उसे बेनामी संपत्ति करार दिया जाएगा। नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति का लेन देन करने की पुष्टि होने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उसका 25% जुर्माना वसूला जा सकता है। सजा को रद्द करने की नौबत क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो फैसला सुनाया उसका कनेक्शन कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से है। दरअसल पहले गणपति डीलकॉम मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। उस फैसले पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को सही ठहराते हुए सजा को रद्द कर दिया। दरअसल इस कानून से जुड़ा संशोधन 1 नवंबर 2016 को लागू हुआ था, लेकिन बेनामी संपत्ति के मामले में साल 2016 पहले फंसे लोगों पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि साल 2016 के संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरण थे और मूल रूप से अधिनियम के लिए एक प्रतिक्रियात्मक तंत्र के लिए प्रदान किए गए थे। गौरतलब है कि अधिनियम के इस संशोधन में अधिनियम का नाम बदलने के अलावा अन्य बातों के अलावा बेनामी संपत्ति की कुर्की जब्ती करने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधन में बेनामी संपत्ति लेन देन से जुड़े अपराधों के लिए नए अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनी रूप से वैवाहिक जोड़े को एक दूसरे के साथ से वंचित नहीं किया जा सकता, जो विवाह संस्कार का सार है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य जानबूझकर विवाहित जोड़े के निजी दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता और उन्हें अलग नहीं कर सकता। जस्टिस जसमीत सिंह ने ये आदेश एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दोनों ने फरार होने के बाद बिहार में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार निकाह किया था। शादी के बाद दोनों ने अब अदालत में सुरक्षा के अनुरोध के साथ साथ यह भी निर्देश देने का आग्रह किया है कि कोई उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं करे। अदालत ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत यौवनारंभ के बाद कोई लड़की अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है। उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो। इसीलिए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को विवाहित जोड़े की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जो साथ रहने के हकदार हैं और बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत यौवनारंभ के बाद कोई लड़की अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है। उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही वह 18 साल से कम उम्र की हो। दिल्ली हाईकोर्ट अदालत ने कहा कि राज्य के दंपति के निजी दायरे में प्रवेश करना और उन्हें अलग करना उनके निजी दायरे के अतिक्रमण का सामना करना होगा और राज्य के उद्देश्य महिला याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना है, जो विवाह के समय 15 साल की थी। और ऐसा बताया गया है कि घर पर उसके माता पिता उसे नियमित रूप से पीटा करते थे तथा उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनन विवाहित याचिकाकर्ताओं को एक दूसरे के साथ से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि विवाह जैसी संस्था का सार है। यदि याचिकाकर्ता अलग हो जाते हैं तो इससे याचिकाकर्ता और उसके अजन्मे बच्चे को और उससे अधिक आघात होगा।
यहाँ राज्य का उद्देश्य याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना है। अदालत ने 17 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर शादी के लिए सहमति दी है, वह खुश है, तो राज्य याचिकाकर्ताओं के निजी दायरे में प्रवेश करने और उनकी दंपत्ति को अलग करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा करना राज्य के व्यक्तिगत दायरे के अतिक्रमण के सामना करना होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामला शोषण का नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता प्यार में थे। मुस्लिम कानूनों के अनुसार दोनों ने शादी कर ली है। न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।